हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली हिंदू मैरिज एक्ट के वीडियो में या लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 12 तक सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम लोग सेक्शन 13 डिवोर्स वाला पार्ट कवर करेंगे, 13A और 13B कवर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 13 हमें डिवोर्स के बारे में बताता है। So subsection 1 says any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act, कोई भी मैरिज solemnized हुई है भले ही इस एक्ट के पहले या इस एक्ट के बाद, में ऑन अ पेटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड और वाइफ, यानी कि दोनों पार्टीज में से कोई भी डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री, वो एक पेटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं अगर उन्हें डिवोर्स चाहिए तो। कौन से ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के, वो हमें यहाँ बता रखे हैं। क्या ग्राउंड है, मतलब क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं डिवोर्स के। सो दैट द अदर पार्टी again be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party, जो दूसरी पार्टी है, has after the solemnization of marriage, यानी कि शादी होने के बाद, had voluntary sexual intercourse with any other person, यानी कि अपने स्पाउस के अलावा किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। दूसरी बात, has after the solemnization of this marriage treated the petitioner with cruelty। अब 498A लग सकता है, लेकिन यहाँ पर 498A सिर्फ वुमेन वाला सिस्टम हो गया, और साथ साथ अगर आप रीसेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखोगे या कुछ केसेस देखोगे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मेन होते हैं वो भी क्रूल्टी के मतलब उनके ऊपर भी क्रूल्टी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रूल्टी किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो मैन हो, यानी कि चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। ठीक है, तो ये तो दूसरी बात हो गई। सबसे पहला ग्राउंड हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद सम एनी अदर पर्सन, एंड देन सेकंड ग्राउंड इज क्रूल्टी। तीसरा ग्राउंड क्या है, हैज डेजर्टेड द पेटिशनर फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन। जिस दिन पेटिशन लगाई उसके 2 साल तक, उसके 2 साल पहले तक, वो जो भी कोई दूसरी पार्टी है, जैसे मान लो वाइफ है, वाइफ जो है 2 साल से जो है अपने हस्बैंड के पास रह ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। देन हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन, कोई हिंदू था मतलब मान लो, और उसने मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया या किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। देन हैज बिन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब इनक्यूरेबली का मतलब है कि उसका जो अनसाउंड माइंड का वो हो गया इंसान, उसको क्योर नहीं किया जा सकता। और हैज बिन सफरिंग कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, या तो कॉन्टिन्यूस उसको मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कुछ इंटरवल्स पे आता है। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है जैसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं ना, हम कुछ इंटरवल्स पे खाते हैं, तो वही आप उससे कनेक्ट कर सकते हो समझने के लिए कि कुछ इंटरवल्स पे जो है उसको मेंटल डिसऑर्डर होता है ऑफ सच अ काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पॉन्डेंट। कि मतलब आप ये कह सकते हो कि इस एक्सटेंट तक मेंटल डिसऑर्डर है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ रह नहीं सकती है, मतलब रीजनेबली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों साथ में रह सकते हैं, इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे, तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। In this clause, the expression mental disorder means mental illness। mental disorder को basically उन्होंने explain किया है कि हम जो mental disorder कह रहे हैं ऊपर, वो क्या है exactly। mental illness है, ठीक है, arrested और incomplete development of mind, हो सकता है कि mind ही सही तरीके से develop ना हुआ हो। कोई psychopathic disorder है, कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ होता होगा, ठीक है, नाम से तो वही लग रहा है। और any other disorder और disability of mind and include सीजोफ्रेनिया, ये भी किसी तरीके की कोई डिजीज है डिसेबिलिटी ऑफ माइंड से लेकर के। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कुछ है तो वो मेंटल डिसऑर्डर में आएगा। ठीक, फिर उसके बाद द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर, अच्छा यहाँ पर बताया है, मीन्स अ परसिस्टेंट डिसऑर्डर, इसे परसिस्टेंट डिसऑर्डर कह रहे हैं, और डिसेबिलिटी ऑफ माइंड which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party। ठीक है, मतलब ये इस तरीके का डिसेबिलिटी है माइंड का, जिससे सामने वाला जिसको है ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन नेचर है, चाहे छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाना, कुछ भी। ठीक है, और वो इररिस्पॉन्सिबल उसका कंडक्ट है। ठीक है, एंड वेदर और नॉट इट रिक्वायर्स और इज सस्पेक्टेबल टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। और हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। ठीक है, कोई वेनरल डिजीज है जो कि कम्युनिकेट ईजिली हो सकती है वो। फिर उसके बाद कौन सा ग्राउंड बताया इन्होंने, बताया हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। मान लो जैसे रिलीजियस ऑर्डर में एंटर कर गए, सन्यासी वगैरह हो गए, वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, पहाड़ों पे चले गए, तो वो जो है ये भी ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का।
हैज़ नॉट बिन हर्ड ऑफ एज बिंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 साल, 7 साल से ना उसको देखा गया है, ना ये चीज़ पता चली कि वो जिंदा है, कुछ भी इस तरीके का नहीं है, 7 साल या उससे ऊपर, ठीक है। बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट, मतलब जो लोग उनके बारे में सुन सकते थे उन्होंने नहीं सुना है कि मतलब वो 7 साल तक कहाँ है, अता पता उसका कुछ नहीं है 7 साल से, ठीक है। हैड दैट पार्टी बीन अलाइव, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं आपके डिवोर्स के। देन एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन डिजर्शन मीन्स द डिजर्शन ऑफ द पिटिशनर बाय अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के छोड़ करके, डिजर्ट करके चले जाना, एंड विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी, ना अपने सामने वाले अपने स्पाउस की कंसेंट ली है, ना ही उस जो, और दूसरी बात क्या है कि उसके विश के अगेंस्ट, उसके मन के अगेंस्ट आपने ऐसा कुछ किया है, एंड इंक्लूड्स विलफुल निग्लेक्ट ऑफ द पिटिशनर, मतलब आपने उसको विलफुली नेग्लेक्ट भी किया। जैसे मान लो कि वाइफ चली गई 2 साल के लिए, अपने मायके में ही रह रही है, वो वापस ही नहीं आई वहां से, ठीक है, 2 साल तक वो वहीं रह रही है, और वो विलफुली मतलब अपने हस्बैंड को ना फोन कर रही है, ना कुछ कर रही है, तो ये एक विलफुल नेग्लेक्ट है कि जो केयर होता है वो भी आप जो है सामने वाली पार्टी की तरफ नहीं ऐसा कुछ दिखा रहे हो, विलफुली आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो कि ऐसा मतलब कि वो है ही नहीं, ठीक है। बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज, ठीक है, एंड इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर बेसिकली डिजर्शन का मतलब बताया कि डिजर्शन क्या चीज होगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो सबसेक्शन 1A में कह रहा है, ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, may also present a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground, और भी कुछ ग्राउंड है, वो क्या, that there has been no resumption of cohabitation and as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards। cohabitation का मतलब है कोई ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है उनका, कोई ऐसा मतलब रिज्यूम नहीं हुआ है कोहैबिटेशन उनके बीच में आपस में, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल से भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 1 साल या 1 साल से ऊपर, आफ्टर द पासिंग ऑफ अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन इन अ प्रोसीडिंग टू विच देवर पार्टीज, ठीक है। जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आई मान लो, और उसके बाद भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आई, उसके 1 साल बाद तक भी कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ, मतलब कि ना ही वो पहले की तरह जैसे हस्बैंड वाइफ की तरह रह पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है डिवोर्स ग्रांट कर दिया जा सकता है, ठीक। that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties, कोई restitution भी नहीं है conjugal rights का as between the parties to the marriage। ये भी सेम वही चीज़ है कि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक जब restitution की डिक्री आई थी, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है देखो, सबसेक्शन 2 says a wife may also present a petition for dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground। वाइफ कब पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, स्पेशली यहाँ पर वाइफ के लिए बताया गया कि वो कब जो है पिटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं, बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, that the husband had married again before such commencement, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of solemnization of the marriage of the petition, यानी कि दोबारा उसने जो है शादी कर ली है, ठीक। प्रोवाइडेड दैट इन ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, जो अदर वाइफ है वो अलाइव होनी चाहिए, ठीक। देन इसमें जो क्लॉज 2 है वो कह रहा है, द हस्बैंड हैज since the solemnization of the marriage been guilty of rape, जब से जो है शादी हुई तब से वो रेप के लिए गिल्टी है, सोडोमी के लिए गिल्टी है, या बेस्टैलिटी के लिए गिल्टी है, और दैट इन अ सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और इन अ प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 125 CRPC मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के, अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 488 CRPC, और डिक्री और ऑर्डर एज द केस में भी हस्बैंड पास अगेंस्ट द हस्बैंड, ये सारे चीज़ों के ऊपर जो है हस्बैंड के अगेंस्ट जो है चार्जेस वगैरह लगे हैं, एक डिक्री पास कर दी गई है, अवॉर्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ नॉट विथ स्टैंडिंग दैट शी वॉज लिविंग अपार्ट, मतलब इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वो अलग रह रही थी, एंड दैट सिंस द पासिंग ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज हैज नॉट बीन रिज्यूम। वही चीज़ है कि कोहैबिटेशन जो है दोनों पार्टीज के बीच में नहीं हो पाया है, रिज्यूम नहीं हो पाया है, 1 साल या 1 साल से ऊपर हो गया है इस बात को, और अभी तक कोहैबिट नहीं हुआ है, उन दोनों के बीच में जो है चीज़ें ठीक नहीं हुई है, वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह पा रहे, ठीक है। देन
that her marriage, whether consummated or not, was solemnized before she attained the age. उसकी शादी कब हो गई थी? जब उसकी उम्र 15 साल थी, जब वो 15 साल की थी, एंड she has repudiated the marriage after attaining the age but before attaining the age of 18 years. देखो 15 साल में उसकी शादी हुई थी, बट 18 साल की होने से पहले, 18 साल की, जैसे मान लो कि 16 साल में वो चाहती है कि शादी रेपुडिएट हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए ये शादी, तो इस बेस एज के ग्राउंड पे भी डिवोर्स जो है वो ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ठीक। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, बाल विवाह वगैरह 15 साल में अगर शादी हो रही है तो वो बाल विवाह के ही केस में आता है। तो अगर शादी हो गई है तो 18 साल की होने से पहले पहले वो जो है डिवोर्स ले सकती है, ठीक, एज के ग्राउंड पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक्सप्लेनेशन बता रहा है, दिस क्लॉज अप्लाइज, ये वाला जो क्लॉज है इसके जस्ट ऊपर वाले क्लॉज की बात कर रहा है, दिस क्लॉज अप्लाइज वेदर द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज क्लॉज, ये बिफोर और आफ्टर वाली बात कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद 13A और 13B हम लोग देखते हैं। 13A कह रहा है, ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट ऑन अ पेटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स except in so far as the petition is founded on the grounds mentioned in clauses 2, 6th and 7th of subsection 1 of section 13 के जो clauses है, the court may, if it consider it just so to do so having regard to those circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation. ये जो ऊपर clauses बता रखे हैं आपको, सेकेंड क्लॉज दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्लॉज है, सेकेंड क्लॉज है, ठीक है, और आपका ये एक सेकंड नहीं, फोर्थ नहीं, सिक्स्थ क्लॉज ना, हाँ, सेकंड, सिक्स्थ और सेवेंथ, जस्ट अ मिनट, हाँ, सेकंड, सिक्स्थ और सेवेंथ क्लॉज में कोर्ट जो है, अगर उन्हें जस्ट लग रहा है, सही लग रहा है, रीजनेबल लग रहा है, तो वो जुडिशियल सेपरेशन की भी डिक्री पारित कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाओ 13B में, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बता रहे हैं। So, subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court. ठीक, इस प्रोविजंस, इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात हो रही है, एक डिवोर्स की डिग्री को लेकर के, एक डिवोर्स की डिग्री के द्वारा, तो वो प्रेजेंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाय बोथ ऑफ द पार्टीज टू अ मैरिज टुगेदर, जो दो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों आपस साथ में जो है डिवोर्स के लिए करेंगे। वेदर सच मैरिज वो सोलमनाइज्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस जो शादी है वो मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले हुई है या बाद में हुई है, ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर, कि वो एक साल या एक साल से ज्यादा जो है एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, सेपरेटेड, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, दैट दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व, और उन्होंने ये म्यूचुअल जो है कंसेंट से म्यूचुअली डिसाइड करके कि मैरिज जो है, शादी जो है इससे ज्यादा वर्क नहीं कर पा रही है। On the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition, जो ये petition उन्होंने लगाई म्यूचुअल कंसेंट से, and not later than 18 months after the said date, यानी कि 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक, ठीक है। इफ द पेटिशन इज नॉट विदड्रॉन, इस बीच में अगर पेटिशन विदड्रॉन नहीं करी गई है, द कोर्ट शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट, अगर कुछ इंक्वायरी कोर्ट करना चाहती है तो वो करेगी, दैट अ मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड, कि मैरिज सोलमनाइज्ड हो गई है, एंड दैट द एवर्टमेंट्स इन द पेटिशन आर ट्रू, जो कुछ भी एक दूसरे के ऊपर उन्होंने दावे किए हैं, किसी चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, जो भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स की डिग्री पास कर देंगे, डिक्लेयरिंग द मैरिज टू बी डिसॉल्व, कि मैरिज जो है डिसॉल्व हो चुकी है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री, तो जिस दिन डिग्री आएगी उस दिन से वो इफेक्ट में आएगी और ये माना जाएगा कि उस दिन से जो है डिवोर्स हो गया है उन लोगों का, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।